तो नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट कड़ी लेके आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये राजस्थान पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन पर वीडियो लेके आए। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पॉलिटिकल की बात हो, ये पेपर में आता ही आता है। तो उस पर मैं पूरा विश्लेषण करूंगा, पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक चप्पे चप्पे की बात बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहना, लेकिन सुपर फास्ट क्लास है तो थोड़ा स्पीड से भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी को, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण स्वशासन जिसको हम कहते हैं, जिसमें भाग आता है पंचायती राज का। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन शब्द की जगह स्थानीय शासन शब्द का उल्लेख किया गया। ये बहुत बार पेपर में आता है कि भारतीय संविधान में इस पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन को किस नाम से जाना गया है? स्थानीय शासन। स्वशासन ने स्थानीय शासन। स्थानीय स्वशासन को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी व लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कहते हैं। स्थानीय जो स्वशासन है उसको प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी और लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कहते हैं। अब देखें, पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो चोल वंश से हुई थी। एक वंश आया था चोल दक्षिण भारत में, उस वंश ने इस पंचायती राज की शुरुआत की थी, वहां से ये मानी जाती है। अब देखो, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो एक तो आ गया ग्रामीण और एक आ गया शहरी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, 73वां संविधान संशोधन और 74वां, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जैसे ग्रामीण स्वशासन का आरंभ हुआ था वैदिक काल से, वैदिक काल से हुआ था और इसका मुखिया ग्रामीण कहलाता है। ये प्रश्न कितनी बार आपने देखा होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ से हर एक चीज में लेके आए हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। आरंभ वैदिक काल में और शहरी स्वशासन का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखो, उसके बाद में बौद्ध काल में पंचायती राज का जो प्रमुख होता था वो ग्राम योजक कहलाता था। मौर्य काल में जो पंचायती राज का मुख्य होता था वो ग्रामिक होता था। मौर्य काल में ग्रामिक और मुगल काल में होता था मुकद्दम। कौन होता था? मुकद्दम। और वर्तमान में पंचायती राज प्रमुख जिसको कहते हैं वो सरपंच होता है। तो सरपंच को मुगल काल में मुकद्दम कहते थे, मौर्य काल में सरपंच को ग्रामिक कहते थे, और बौद्ध काल में सरपंच को ग्राम योजक कहते थे, और वैदिक काल में सरपंच को ग्रामीण कहते थे। ये याद रखना। अब देखिए, बहुत ही सुंदर नाम, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये तो पता ही है आपको। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम आगमन 1919 अधिनियम के तहत माना जाता है। 1919 का अधिनियम था ना, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके तहत माना जाता है। राजपुताना में सर्वप्रथम 1928 में बीकानेर रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। ये पॉइंट आपको नोट करना है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं जो मुख्य मुख्य बातें हैं। राज यानी सर्वप्रथम 1928 में बीकानेर रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। बीकानेर के बाद 1938 में जयपुर में अधिनियम लागू हुआ। सबसे पहले बीकानेर याद रखना। पंचायती राज का आधार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को माना जाता है, आधार माना जाता है। इनकी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया के अंदर ग्राम स्वराज्य को माना गया है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता, भारतीय लोगों की आत्मा गांव में निवास करती है। पंडित नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा। मैंने पूरा कलेक्शन किया हुआ एकदम मेरे हस्तलिखित नोट से खुद। पंडित नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत मेहता को कहते हैं, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं। और आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? राजीव गांधी को, क्योंकि राजीव गांधी के काल को पंचायती राज का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं, राजीव गांधी। राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार भगवती चरण को माना जाता है। सारे पॉइंट आपको याद रखने, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार भगवती चरण को माना जाता है। अब आता है पंचायती राज की बात करें तो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, और इसमें 29 विषय शामिल है, यानी जो ग्रामीण स्वशासन है उसकी बात है। फिर देखिए, ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना व शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना व शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। भाग 4
क्योंकि टोटल संविधान में भाग कितने 22, उसमें से भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में मिलता है पंचायतों का गठन। ये भी कई बार पेपर में आता है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है 40 में, भाग कौन सा है 4, कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 व 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है ये बात। भाग 9 अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। अब ये देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 जो लागू हुआ 1 जनवरी 1954 को। ये अभी शायद पटवारी पता नहीं ग्राम सेवक प्री में ये क्वेश्चन आया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 लागू कब हुआ 1 जनवरी 1954। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। राज्य में पहली बार ग्राम पंचायतों हेतु फरवरी 1954 में चुनाव हुए। अब ये बात क्या कह रहा है, सिर्फ ग्राम पंचायतों, कोई व्यवस्था नहीं त्रिस्तरीय, मध्य स्तर है, जिला स्तर है, कोई पंचायत समिति, सिर्फ ये कह रहा है ग्राम पंचायतों हेतु चुनाव हुए थे 1954 में, फरवरी 1954 में, एक स्तर का अकेला, और कोई जिला परिषद वगैरह नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बना। अब दोनों में अंतर है, यहाँ तो सिर्फ पंचायत अधिनियम है 1953 बना, लेकिन यहाँ राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 को बना, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव 1959 में संपन्न हुए। और इसी को देखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बहुत बार आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आता ही आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई 1952 में, ये याद रखना। फिर देखिए प्रमुख समितियां देखिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब भी पंचायती राज की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जब भी समिति का नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति, पेपर में सीधा टपक जाता है पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध क्या है, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य है। बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था जनवरी 1957 को और रिपोर्ट सौंपी 24 नवंबर 1957 को। ये पेपर में अभी ताज़ा ही आया है, कौन से पेपर में है तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं एसआई पटवारी या ग्राम सेवक, इन तीनों में से एक में है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ जनवरी 1957 को, रिपोर्ट कब आई 24 नवंबर 1957 को। बलवंत राय मेहता कौन थे, गुजरात के मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या सुझाव दिए भाई, क्योंकि सुझाव समिति बैठती है तो एक सुझाव आएगा। इन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय हो, ये प्रश्न अभी ताज़ा आया है, वीडियो प्री में है। इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय की बात इन्होंने की थी, इनकी बात कोई माना गया था, ये भी आपको पता है। इन्होंने कुछ और सुझाव दिए, वो भी मैं लेके आया हूँ, साथ में कोई छोड़ा नहीं है मैंने। कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए, कलेक्टर को बनाया जाए। मेहता समिति को जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी बलवंत राय मेहता समिति की जो ये सुझाव थे वो जनवरी 1958 में, कब, क्योंकि नवंबर 1957 में रिपोर्ट आई थी, जनवरी 1958 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, उसने इसको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार जैसे किया तो शुरुआत हो गई 2 अक्टूबर 1959 को। कब, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, और उस समय चल रही थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद शिलान्यास किया। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, और उस समय पंचायती राज मंत्री थे नाथूराम मिर्घा। पंचायती राज मंत्री कौन थे, नाथूराम मिर्घा। नोट एक चर्चा में बात करनी है, मैं अक्सर जब भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो कुछ नोट करवा के भी कुछ बातें लिखाता हूँ। उसमें देखिए आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पी कहा जाता है। अब देखो भाई, राजस्थान में तो लागू हो गई, क्या उसके बाद में क्या हुआ, तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। और ये प्रश्न हूबहू 2020 के एक एग्जाम में आया हुआ है कि सर्वप्रथम किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऑप्शन थे जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान तो आएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश आएगा, तो आंध्र प्रदेश। कब, 11 अक्टूबर 1959 को। और एक और बात ध्यान रखना, संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान बना।
अब देखिए, राजस्थान में पहले पंचायती राज चुनाव 1960 में हुए। अब पंचायती राज का मतलब त्रिस्तरीय पहले चुनाव हुए। 2019-20 तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं। ये अभी अभी ताज़ा टपका है प्रश्न, ये आपको पता है। और ये लगभग किस में टपके हैं? एसआई राजस्थान इसमें पटवारी में, और वीडियो प्री के पेपर में हुए। वीडियो प्री में 40 प्रश्न आए थे, चार पारियों में पेपर हुआ था ना, 10 आए थे 40। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ताज़ा ही क्वेश्चन आ गया। देखो शायद वीडियो प्री में आया था, 11 बार चुनाव हो चुके। और पंचायती राज से तो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि काम इनका ये रह गया, पंचायती राज ये ग्राम विकास अधिकारी। 1960-70 का काल पंचायती राज का संकट काल कहलाता है। 1960 और 70 का जो काल है वो पंचायती राज का संकट काल कहलाता है। अब नोट और लगा लेना, बड़ी शानदार बात है। नेहरू जी का कार्यकाल स्थापना काल कहलाता है पंचायती राज का। इंदिरा गांधी का काल पतन या ठहराव का काल कहलाता है। और राजीव गांधी का काल तो स्वर्ण काल कहलाता है। ये तो होगी बलवंत राय मेहता समिति। अब आइए के संधानम समिति। संस्थानम समिति 1963 पंचायती राज को वित्त निगम के गठन का सुझाव दिया इसने, के संस्थानम ने। फिर एक समिति आई सादिक अली समिति 1964। बस याद रखना, केवल पेपर में आता है निम्न में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं थी। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति। पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति। अब देखो ये गिरधारी लाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसकी बात कर रहा है, इस ग्राम सेवक की। ये ग्राम सेवक नाम था पहले, धारा 89 में चेंज करके इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी हो गया। अब ये भी ध्यान रखना। तो ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गिरधारी लाल व्यास 1973 ने कहा था कि पंचायत के लिए ग्राम सेवक और सचिव की नियुक्ति हो, तो इसको याद रखना। अशोक मेहता समिति, ये बुलंद राय मेहता समिति के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति 12 सितंबर 1977 को गठन हुआ था। रिपोर्ट आई थी 1978 में। 13 सदस्यीय समिति थी। इसने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो द्विस्तरीय हो। सिर्फ कैसी हो? द्विस्तरीय हो, यानी 3-9-2। कैसी कैसी? कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत हो, जिसमें 15 से 20 हजार जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत, 2 ही बना दो। इसने कहा कार्यकाल कर दो आप 4 वर्ष, और स्पेशल एससी और एसटी को अनुपात में आरक्षण दे दो। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1977 में गठन है और 78 में रिपोर्ट आ गई। फिर एक समिति बैठती है जीवी के राव समिति 1985 में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि इसने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो जीवी के राव समिति। अब नोट और लगा लेना, और नोट लगाते हो, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास का। किसने? जीवी के राव समिति ने इस समिति को, यानी पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास बताया। फिर आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी सरकार के समय ये समिति बैठी। इसने कहा वित्त आयोग का गठन कीजिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दीजिए, ये बड़ी बात, और पंचायती राज न्यायिक अधिकरण का गठन करो, ग्राम सभा का गठन करो। फिर आई पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति 1988 में आई। इसने कहा कि एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को आप आरक्षण दीजिए, चुनाव 5 वर्ष के अंतराल में करवाइए, और राज्य में वित्त आयोग का गठन कीजिए इनके खर्चे के लिए, इनके विकास के लिए। ठीक है जी, पी के थुंगन समिति आ गई। फिर समिति आई वी एन या बी एन गाडगिल समिति 1989। इसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, वैसे ही बी एन गाडगिल समिति ने भी ये बात कही। वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार बी एन गाडगिल समिति को माना जाता है। जनक माना जाता है बलवंत राय मेहता समिति, लेकिन वर्तमान जो है ना त्रिस्तरीय पंचायती राज, उसका जो सूत्रधार या आधार माना जाता है बी एन गाडगिल समिति। इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ कि 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका, 1989 की बात है, राजीव गांधी के समय। याद रखना, ये पेपर में आता है 64वां और 65वां 1989 में, लेकिन दुर्भाग्य से ये लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ।
फिर 1991 में फिर एक समिति बैठी जिसका नाम था नाथूराम मिर्गा समिति 1991। ये समितियां याद करनी है आपको, पेपर पास करना है तो देखो थोड़ी सी टफ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, लेकिन ये समझो कि यहाँ से प्रश्न आएंगे 100%। तो नाथूराम मिर्गा समिति 1991 प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन, यहाँ से बात बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि संविधान में संशोधन होके और यहाँ पे संवैधानिक दर्जा मिलने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 73वां संविधान संशोधन जो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हुआ और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसलिए पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को बनाते हैं। अब ये प्रश्न यहाँ कंफ्यूजिंग होती है बहुत सारे विद्यार्थियों कि 73वां संविधान संशोधन लिखेंगे क्या 1992 में लिखेंगे, क्योंकि बिल लाया गया 1992 में, पास कब हुआ 93 में, इसलिए ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। एक साथ 17 राज्यों में 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में लागू किया गया। 17 राज्यों में सर्वप्रथम यह अधिनियम कर्नाटक राज्य में लागू हुआ था। सर्वप्रथम यह अधिनियम कर्नाटक राज्य में लागू हुआ। फिर देखो पंचायती राज अधिनियम 1992 के प्रमुख प्रावधान क्या है। इस संविधान में संशोधन होके संविधानिक दर्जा मिल गया। अब क्या थे देखो, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए। भाग 9 में अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 अण तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 क, एक कह सकते हो, एक कह सकते हो, और अण तक टोटल ये कितने हो गए 15, और एक ये कितना हो गया 16 अनुच्छेद जोड़े गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक ग्राम सभा होगी। मतदान के लिए आयु 18 वर्ष होगी और चुनाव होंगे 21 वर्ष। ये पॉइंट आपको सारे याद रखने। फिर देखो राजस्थान में यह अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। राजस्थान में यह अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। भारत में कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 को, 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान में देखो, क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो राज्यों को कुछ अधिकार था कि अब संशोधन करके या कुछ भी करके आप लागू कर सकते हैं। तो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ये तारीख याद रखनी है। इस अधिनियम को हम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जानते हैं। फिर देखो 27 नवंबर 2010 को जयपुर की बस्सी ग्राम पंचायत में राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। कई बार पेपर में आता है। 27 नवंबर 2010 को जयपुर की बस्सी ग्राम पंचायत में। अब देखो राजस्थान के अंदर यह संशोधित हुआ। राजस्थान में कुछ समितियां बनी भी सुधार करने के लिए। क्या थी? राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज पर गठित समितियां। सबसे पहले हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था ये। सादिक अली समिति 1964, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, हरलाल खर्रा समिति 1990, शिवचरण माथुर आयोग सन 2000 और वी.एस. व्यास समिति 2010 सिफारिश पर राजस्थान की। तो ये राजस्थान के लिए स्पेशल पंचायती राज पर गठित समितियां थी। फिर देखो राजस्थान में राज्य में पंचायती राज संबंधी प्रमुख प्रावधान देखो क्या थे। ग्राम सभा, कौन सी? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 क ए के तहत ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सभा होगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क, ये पेपर में आया है अभी ग्राम सेवक प्री के पेपर में। अनुच्छेद 243 क के तहत ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा होगी। फिर देखो पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 243 ब या बी, प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी प्रत्येक स्तर में। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यानी अनुच्छेद आ गई है 243 क तो कह रहा है कि ग्राम सभा होगी, और अनुच्छेद 243 बी या ब कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायत होगी। कैसे होगी? जिला स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। अब ये क्या कह रहा है, नोट और देख लेना स्पेशल। 243 बी या ब क्या कहता है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन राज्यों में मध्य स्तर नहीं होगा। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे 20 लाख जनसंख्या नहीं है, तो उनमें जरूरी नहीं कि त्रिस्तरीय ही व्यवस्था हो, 2 स्तरीय भी हो सकती है, मध्य स्तर कट सकता है। फिर देखो अनुच्छेद 243 ग या सी, पंचायतों की संरचना का उल्लेख है।
ये प्रश्न सारे आएंगे पेपर में, ये सोच लो। पंचायतों की संरचना किसमें? सी में। अनुच्छेद 243 ग या डी आरक्षण 1/3, क्योंकि संविधान संशोधन हुआ था ना, संविधान के अंदर संशोधन में 73वें संविधान संशोधन के तहत 1/3 थी, लेकिन अब महिला आरक्षण 50% है। अनुच्छेद 243 अड़ या ई 5 कह सकते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होगा, विघटन होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करवाने होंगे। फिर देखो अनुच्छेद 243 च या अफ योग्यताएं क्या होगी? चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। शाम को 7 बजे और 7:30 यहाँ 2 क्लासें आपको सुपरफास्ट मिल रही है लगातार। जिस दिन बड़ी क्लास होगी भी उस दिन एक ही 7 बजे को मिलेगी, नहीं तो आपको एक सुबह करंट की क्लास मिलती है, वो कंटिन्यूस लेते रहना। बस आप निरंतर जुड़े रहोगे, हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता रहेगा। तो चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष। 1995 के बाद तीसरी संतान न हो, ये बात है, वह उस क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के दिन दोषी न पाया गया हो। 2014 को जारी अध्यादेश के अनुसार उम्मीदवार के घर में शौचालय हो। ये इसकी योग्यता बता रहा है 243 च या एफ में। फिर देखो नोट, एक बात और याद रखना, नोट बड़े काम के हैं ये। वसुंधरा सरकार ने 2014 में योग्यता तय की कि सरपंच 5वीं पास हो अनुसूचित जाति जनजाति जाति में, और अन्य में 8वीं पास। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए 10वीं पास। ये शैक्षणिक योग्यता रखी थी, लेकिन गहलोत सरकार ने हटा दी, बोले अंगूठे लगाओ और उपजाओ। लेकिन 22 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अधिसूचना जारी करके पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान हटा दिया। फिर 243 जय अनुच्छेद पढ़ते रहना, ये जय या जय जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण व उत्तरदायित्व का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया। ये शक्तियां दी गई, 29 काम दिए गए। अनुच्छेद 243 जय या आई लगा लो स्टार, पक्का ही आता है पेपर में, वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जय या आई कहे या अंकों में 9 कहे, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। संविधान के अधिनियम की धारा 118 के तहत राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। धारा ध्यान रखना, 118 के तहत टोटल सदस्य होंगे 5, एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। राजस्थान वित्त आयोग का गठन 1995 को हुआ था, यानी 94 में हो गया था, 95 में प्रथम वित्त आयोग शुरू हो गया था। प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, पेपर में आते हैं, फिक्स ही है, 1995 से 2000। फिर द्वितीय थे हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005। फिर तृतीय थे माणिक चंद सुराणा, ये तो बहुत चर्चा में, हाल ही में इनका निधन हुआ है, 2005 से 10। चतुर्थ बीडी कल्ला, जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, 2010 से 15। पांचवें थी डॉक्टर ज्योति किरण, 2015 से 20, और वर्तमान में छठे हैं प्रद्युम्न सिंह, 2020 से कंटिन्यू, वैसे 21 में इनको नियुक्त किया था। और ये देखो एक और नोट मिला है आपको, नोट में क्या लिखा है, एक परामर्शदात्री निकाय है। पहले तो छोटे होते थे ना बच्चे, जब क्लास में पढ़ते थे, चौथी 5वीं 6ठी में, जब अच्छा करके लाते थे तो गुड मिलता था, और काम नहीं करते थे, साफ नहीं लिखते तो नोट मिलता था। अब वो नोट क्या काम है, उसके बाद में नौकरी लगोगे तो नोट आपके काम आएंगे, नोटों के लिए आप लगते हो, नोट पैसा। यहाँ नोट है, आपको गौर करने की बात कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एक परामर्शदात्री निकाय है, और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हमेशा राज्यपाल करता है, राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाती है। अब देखो राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व के 7.18 हिस्से का वितरण किया जाता है। अनुच्छेद 243 टैर कै, देखो जहर टै, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, गठन 1994। प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो इनका प्रमुख होता है ना, क्योंकि राजस्थान में एक सदस्यीय आयोग ही है, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, और एक निर्वाचन अधिकारी कह सकते हो या सचिव कह सकते हो, 2 ही होते हैं। तो राज्यों की जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य है, पेपर में आ जाए, ध्यान रखना। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, वैसे हटाने का अधिकार है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
प्रथम थे अमर सिंह राठौड़, नाम सुना है, बार बार पेपर में आता है अमर सिंह राठौड़। और प्रथम सचिव या निर्वाचन अधिकारी थे बीबी मोहंती। कौन थे? बीबी मोहंती। द्वितीय थे NR बसीन। तृतीय थे इंद्रजीत खन्ना। चौथे थे अशोक कुमार पांडे। पांचवें थे राम लुबाया। और वर्तमान में छठे हैं प्रेम सिंह मेहरा। 2017 से वर्तमान, ये पेपर में बार बार आ रहा है। तो हटाने की प्रक्रिया आपको पता लग गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात थी। अब देखो ये क्या कह रहा है, नोट, राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग दोनों पृथक संस्थाएं हैं। कहने का मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग तो विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव करवाते हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ पंचायती राज के चुनाव करवाते हैं। कभी पेपर में ऐसे मत लिख देना राज्य विधानसभा के कराते हैं। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं। अब देखो ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? 3000 की जनसंख्या पर 9 पंच होते हैं, एक सरपंच और 9 पंच। जैसे 3000 से अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति 1000 पर 2 अतिरिक्त पंच हो जाएंगे। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सरपंच व पंच के तो, जबकि उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंचों के द्वारा चुना जाता है। आम बात है, आपको पता ही है। हटाया कैसे जाता है? तो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। 15 दिन की पूर्व सूचना पर 1/3 सदस्यों द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है, 15 दिन की सूचना पर। फिर देखो पंचायत समिति, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी जो मुख्य मुख्य। 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं। अब देखो इनमें ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में नहीं आता कि पंचायत, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सरपंच। चुनाव जनता द्वारा होता है, ये सरपंच है। ये त्यागपत्र विकास अधिकारी को देता है, BDO को देता है, वार्ड पंच, उप सरपंच सारे। तो इनमें ज़्यादा और कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो मुख्य चीज़ें पूछी जाती। अब देखो पंचायत समिति का गठन 1 लाख की जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं और 1 लाख से अधिक जनसंख्या हेतु प्रति 15,000 पर 2 अतिरिक्त हो जाते हैं। सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टर चुने जाते हैं और इन डायरेक्टरों से फिर प्रधान व उप प्रधान चुने जाते हैं। सरपंच पंचायत समिति का सदस्य होता है, ध्यान रखना। और जो गणपूर्ति होती है ना, वो 1/3 होती है, 1/3। हटाना अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया सरपंच के समान। देखो पंचायती राज में सरपंच और इनकी गणपूर्ति होती है ना, 1/10 होती है। अब जिला परिषद की बात करें तो 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य होती है और 4 लाख से अधिक जनसंख्या हेतु 1,000 पर प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुने जाएंगे। जिले का कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई जिला परिषद है के सदस्य होंगे, जिला परिषद के सदस्य होंगे, ठीक है। चाहे विधायक कितने ही हैं, चाहे सांसद कितने, वो इसके सदस्य होंगे। लेकिन चुनाव व अविश्वास प्रस्ताव में ये भाग नहीं लेते। जिला प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है और गणपूर्ति 1/3 होती है। ध्यान रखना, उसमें गणपूर्ति 1/10 होती है, दोनों में 1/3। अब देखो वो 73वां संविधान संशोधन पढ़ लिया। अब है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अनुच्छेद 243 परिभाषा है। अनुच्छेद 243 को नगर निकाय का गठन है, जैसे नगर निगम हो गए, नगर परिषद होगी, नगर पालिका होगी। नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या, नगर परिषद 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या, नगर पालिका 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या। अब इसका क्या अनुच्छेद है ये देखो, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है ना, इसमें भाग 9 क जोड़ दिया, वहां भाग 9 था। अनुच्छेद 243 तय से लेकर यह 6 तक है, विषय 18 है। अब ये पॉइंट याद रखना, ये पेपर में आते हैं। अभी ग्राम सेवक के पेपर में आया है कि नगर पालिका के लिए अनुच्छेद है, यानी नगरीय स्वशासन के लिए 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक है। 3 गठन हो गए, जैसे अपने नगर निगम 10 हो गए जैसे। अब इनके भी अनुच्छेद है, कुछ कुछ बता देता हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, फिर भी याद रखना। अनुच्छेद 243 याद रखना है, स्थानों का आरक्षण। महिलाओं के कुल स्थान पर 1/3 और 2008 से महिला आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया। अनुच्छेद 243 वही राज्य वित्त आयोग का गठन, और वहाँ उसमें स्थानीय स्वशासन में हमने क्या पढ़ा था, जो ग्रामीण है ग्रामीण स्वशासन, उसमें पढ़ा था अनुच्छेद 243 आई ज है, और यहाँ राज्य वित्त आयोग वाई में है। और 243 यह क या जड ए राज्य निर्वाचन आयोग है, इनका दोनों का अनुच्छेद अलग अलग है, यह क जड ए। अब नगर निगम मैंने बता दिया। यहाँ से प्रश्न आता है कि नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। नगर परिषद का सभापति होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष या चेयरमैन होता है, सदस्य पार्षद होते हैं। अब देखो नोट लगा के 2-3 बातें और पढ़ लो, बस वीडियो खत्म होने वाला है।
राज्य में प्रथम नगरपालिका की स्थापना माउंट आबू में 1864 में हुई थी। राज्य की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका ब्यावर अजमेर थी। वार्ड सभा क्या होती है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है। इसे ग्राम पंचायत की मंत्री परिषद कहते हैं। याद रखना, वार्ड सभा। अध्यक्ष इसका वार्ड पंच होता है और वार्ड सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठकें होती है। गणपूर्ति 1/10 होती है। ग्राम सभा वो तो है वार्ड सभा। ग्राम सभा भारत में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। राजस्थान में तो है वार्ड सभा और भारत में सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता ग्राम सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। वहाँ वार्ड पंच करेगा, यहाँ सदस्य सरपंच करेगा सदस्य अध्यक्षता। साधारण बैठकें तो वर्ष में 4 बार होती है, 1 मई को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को और 26 जनवरी फिक्स है। गणपूर्ति 1/10 होती है। और ये बात ध्यान रखना, 26 जनवरी 1999 को सांगानेर जयपुर पंचायत समिति की मुआना ग्राम पंचायत से किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो नोट फिर आ गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेंद्र बाला कोटा से। राज्य की प्रथम महिला सरपंच श्रीमती छगन बहन गोलछा खिंचन गांव जोधपुर की। और राज्य की पहली महिला निर्वाचित सरपंच प्रेम कंवर। तो ये आपका पूरा डाटा मैंने आपको दे दिया। राजस्थान पंचायती राज कैसे अधिनियम बने, कहाँ लागू हुए, सबसे पहले कैसे हुआ, ये सारा सिस्टम मैंने आपको टोटल बता दिया। लगभग यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया तो मान के चलो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर टपकेगा। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, निरंतर मेहनत करें, अध्ययन करें, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।